आसमान में बादलों की लुका छिपी शुरू हो चुकी थी। शाम ढलते ढलते सूरज की लालिमा कहीं खो गई और उसकी जगह गहरे स्लेटी बादलों ने ले ली। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वह किसी आने वाली आफत का संकेत दे रही हो। यह गांव रुद्रपुर के एक शांत कोने की बात है। यह मदन की चाय की दुकान ही गांव वालों का एकमात्र अड्डा था। अरे ओ भाइयों, आज तो लगता है इंद्रदेव जमकर बरसेंगे। देख रहे हो कैसी ठंडी और तेज हवा चल रही है। आज तो चाय और पकौड़ों का दौर देर तक चलेगा। रोजाना की तरह गांव के लड़के और कुछ बुजुर्ग वहां जमा होने लगे थे। गर्मी की लंबी और चिपचिपी दोपहर के बाद इस ठंडी हवा ने सबको राहत दी थी, इसलिए आज महफिल शाम होने से पहले ही जम गई थी। तभी दूर से एक आकृति आती दिखाई दी। उसे देखते ही मदन के चेहरे पर चमक आ गई। अरे देखो तो कौन आ रहा है। राम राम काका, आइए आइए, यहाँ बैठिए। आज तो महफिल की रौनक बढ़ गई। गोपाल काका इस गांव के सबसे पुराने और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्हें तंत्र मंत्र और पुरानी विद्याओं का गहरा ज्ञान था। मदन जानता था कि अगर काका दुकान पर आ गए तो भीड़ अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि काका के पास कहानियों का वो खजाना था जिसे सुनने के लिए लोग कोसों दूर से आते थे। और काका की कहानियों के साथ जब गर्मा गर्म चाय और मुड़ी का आनंद मिलता तो समा बंध जाता। गोपाल काका चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गए। उन्होंने देखा कि सबकी आंखें उन्हीं पर टिकी हैं। हर कोई चाहता था कि काका अपनी यादों के झरोखे से कोई नई कहानी सुनाए। काका ने एक गहरी सांस ली, आसमान की ओर देखा जहां बिजली कौंध रही थी, और फिर अपनी आवाज धीमी करते हुए बोलना शुरू किया। आज जैसा मौसम है, ठीक ऐसा ही मौसम उस रात भी था। तब मैं जवान था और अपनी इस गुप्त विद्या को नया नया सीखा ही था। वह मेरी पहली परीक्षा थी, जब मेरा सामना रूहों की एक ऐसी फौज से हुआ था जिसने मेरी रूह कंपा दी थी। काका की बात सुनते ही पूरी दुकान में सन्नाटा छा गया। हवा की सरसराहट भी अब डरावनी लगने लगी थी। लोग चाय पीना भूलकर काका के चेहरे की ओर एकटक देखने लगे। मैं अपने एक दोस्त के घर जा रहा था। उन दिनों शहरों में तो टेलीफोन आ गए थे, पर गांवों में चिट्ठियों का ही सहारा था। मेरे दोस्त ने चिट्ठी लिखकर मुझे बुलाया था और मैं मना नहीं कर पाया। सफर लंबा था और जब मैं उस अनजान स्टेशन पर उतरा तो आधी रात हो चुकी थी। काका ने जैसे ही स्टेशन का जिक्र किया, पास बैठे एक युवक के हाथ से गिलास हल्का सा कांप गया, जैसे वो वापस उसी खौफनाक रात में पहुंच गए हों। स्टेशन एकदम वीरान था। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। स्टेशन की पीली रोशनी धुंध में डूबी हुई थी। मैं इधर उधर देख ही रहा था कि तभी पीछे से एक भारी आवाज आई। ए नौजवान, यहाँ क्या कर रहे हो? गोपाल काका की आवाज चाय की दुकान के सन्नाटे को चीर रही थी। किसी भी शख्स का ध्यान मौसम पर नहीं था। सब काका की उस पुरानी आपबीती में खो चुके थे। काका ने अपनी आंखें सिकोड़ी, जैसे उस धुंधले स्टेशन का नजारा उनकी आंखों के सामने फिर से ताजा हो गया हो। जैसे ही मैं पीछे पलटा, मैंने देखा कि घने कोहरे के बीच एक लंबा सा आदमी खड़ा था। उसने काले रंग का पुराना कोट पहना हुआ था। उसकी आंखें अंदर धसी हुई और डरावनी लग रही थीं। वह उस स्टेशन का मास्टर था। इतनी रात गए इस वीरान जगह पर क्या कर रहे हो लड़के? क्या तुम्हें नहीं पता कि सूरज ढलने के बाद इस स्टेशन पर मौत का पहरा होता है? यह जगह इंसानों के रहने लायक नहीं बची है। मैंने घबराते हुए कहा कि मुझे चंदनपुर जाना है, जहां मेरा दोस्त रहता है। लेकिन मेरी बात सुनकर उस मास्टर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, ऐसी मुस्कान जिसे देखकर कलेजा कांप जाए। चंदनपुर? बेटा, इस स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता अब सिर्फ ऊपर वाले के पास है। देखो चारों तरफ। क्या तुम्हें कोई मुसाफिर दिख रहा है? यहाँ रात को परिंदा भी पर नहीं मारता। मैं पिछले 20 सालों से यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ और आज भी
जब आधी रात को उन अनजान लोगों के हंसने की आवाज आती है तो मैं अपने केबिन का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता हूँ। काका की बात सुनकर दुकान में बैठे लड़कों के चेहरे सफेद पड़ गए। मदन, जो चाय छान रहा था, उसके हाथ रुक गए। हवा का एक झोंका दुकान के पर्दे को हिला गया, जिससे सब चौंक उठे। मैंने उससे पूछा कि वह किन लोगों की बात कर रहा है। क्या यहाँ कोई भूत प्रेत का साया है? स्टेशन मास्टर ने दूर अंधेरे की ओर इशारा किया, जहां पटरियां धुंध में ओझल हो रही थीं। वो लोग जिन्हें जमीन नसीब नहीं हुई, जो पटरियों पर कट गए या जिन्हें इस स्टेशन के पुराने गोदाम में बेरहमी से मार दिया गया, वे आज भी अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार तलाशते हैं। मेरी मानो तो अगली ट्रेन आने तक यहीं केबिन की ओट में छिपे रहो, वरना बाहर जो तुम्हें दिखेगा उसे देखने के बाद तुम जिंदा नहीं बचोगे। काका ने बताया कि उस वक्त उन्हें लगा कि शायद वह बूढ़ा मास्टर उन्हें डरा रहा है। वह नई उम्र के थे, विद्या सीख रहे थे, इसलिए थोड़ा अहंकार भी था। उन्होंने मास्टर की चेतावनी को अनसुना कर दिया। तभी अचानक आसमान जोर से कड़कड़ाया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। मैं भीगने लगा था। तभी मेरी नजर दूर बने एक पुराने माल गोदाम पर पड़ी। मैंने सोचा कि स्टेशन मास्टर की बातों में आकर भीगने से अच्छा है कि उस छत के नीचे पनाह ली जाए। काका उस गोदाम की तरफ बढ़ने लगे। जूते की आवाज पटरियों पर गूंज रही थी। जैसे जैसे वह गोदाम के पास पहुंच रहे थे, हवा में एक अजीब सी बदबू आने लगी, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। लेकिन काका रुके नहीं। जैसे ही वह गोदाम के टूटे हुए दरवाजे के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि अंदर एक और आदमी खड़ा है। आ जाओ नौजवान, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बाहर बहुत बारिश है, यहाँ अंदर आ जाओ, यहाँ तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। वह आदमी धोती और फतुआ पहने हुए था और उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो किसी मुर्दे के चेहरे पर होती है। उसने इशारे से काका को अंदर बुलाया। काका को लगा कि शायद यह कोई कुल्ली या चौकीदार है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे खुद चलकर मौत के जाल में जा रहे हैं। मैं गोदाम के अंदर दाखिल तो हो गया, लेकिन जैसे ही पैर अंदर रखा, मुझे महसूस हुआ कि जमीन ठंडी नहीं बल्कि गर्म और चिपचिपी थी, जैसे वहां पानी नहीं, ताजा खून गिरा हो। गोपाल काका की आवाज अब और भी भारी हो गई थी। दुकान के बाहर और बिजली के कड़कने की आवाज के साथ मदन की दुकान में बैठा हर शख्स अपनी सांसें रोककर काका की ओर देख रहा था। काका ने अपनी आंखें मूंद लीं, जैसे उस पुराने माल गोदाम की घुटन भरी हवा उन्हें आज भी महसूस हो रही हो। मैं उस गोदाम के अंदर कदम रख चुका था। अंदर का नजारा बाहर से भी ज्यादा भयानक था। छत से पानी टपक रहा था, लेकिन वह पानी नहीं था। दीवारों पर अजीब सी काई जमी थी और बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की बेंच पड़ी थी। वह आदमी जो धोती कुर्ता पहने खड़ा था, उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कुराहट में कोई गर्मजोशी नहीं थी, सिर्फ एक खालीपन था। बैठो बेटा, बैठो। इस बारिश में कहाँ जाओगे? यह बारिश तो अभी 3 घंटे तक नहीं रुकने वाली। लगता है किस्मत तुम्हें खुद खींचकर यहाँ ले आई है। मैं उस बेंच पर बैठ गया। तभी उसने पास पड़ी एक पुरानी गमछी की ओर इशारा किया ताकि मैं अपना सिर पोंछ सकूं। मैंने उसे हाथ नहीं लगाया क्योंकि मेरी छठी इंद्री मुझे बार बार सचेत कर रही थी कि यहाँ कुछ बहुत गलत है। तभी उस आदमी ने एक ऐसा सवाल किया जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। क्यों बेटा, क्या तुम भूतों में विश्वास करते हो? क्या तुम्हें डर लगता है? मैंने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, विश्वास तो करता हूँ बाबा, लेकिन डरता नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर वह आदमी फिर से अजीब तरह से हंसा। वह हंसी इंसान की नहीं लग रही थी, बल्कि किसी सूखी हड्डियों के टकराने जैसी आवाज थी। वह अचानक उठा और गोदाम के अंदर बने एक छोटे अंधेरे कमरे की तरफ चला गया।
काका ने बताया कि उस आदमी के अंदर जाते ही गोदाम का तापमान अचानक गिर गया। हवा में अब वही सड़ी हुई मांस की गंध तेज हो गई थी जो उन्होंने बाहर महसूस की थी। तभी अंधेरे कमरे से अजीब सी चबाने की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई हड्डी तोड़ रहा हो। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने जोर से आवाज दी। कौन है वहाँ? क्या कर रहे हो तुम? तभी वह आदमी बाहर आया, लेकिन अब उसका हुलिया बदल चुका था। बूढ़े और सूखे मांस खा खाकर मेरा जी भर गया था। आज कई सालों बाद कोई ताजा और जवान शिकार इस गोदाम में आया है। आज हमारे कुनबे की दावत होगी। आज हम जलसा करेंगे। काका समझ गए थे कि यह कोई मामूली रूह नहीं, बल्कि एक ब्रह्मदैत्य या नरभक्षी प्रेत है जो सालों से इस वीरान गोदाम में शिकार का इंतजार कर रहा था। मैं अपनी जगह से उठा। वह मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, वह हवा में तैरता हुआ सा लग रहा था। मैंने चिल्लाकर कहा, दूर रहो। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो आज तुम्हारी ये झूठी दुनिया राख हो जाएगी। पर वह रुका नहीं। उसने अपने हाथ फैलाए और उसकी उंगलियों से काली धुंध निकलने लगी। तेरी विद्या और तेरा साहस आज यहीं दफन हो जाएगा। देख देख तेरे चारों तरफ कौन है। तभी गोदाम की फटी हुई जमीन से एक एक करके इंसानी कंकाल बाहर निकलने लगे। उन सबके कंकालों पर वही काली धुंध लिपटी हुई थी। वे सब काका को घेरने लगे। काका अकेले थे और उनके सामने पूरी प्रेत सेना खड़ी थी। पर काका ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जेब से वो चीज निकाली जिसके लिए उन्होंने सालों तक साधना की थी। रुद्रपुर गांव की उस छोटी सी दुकान पर अब सन्नाटा इतना गहरा था कि गोपाल काका का चेहरा पसीने से तर था, मानो वो सचमुच उस मौत के गोदाम में दोबारा पहुंच गए हों। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहानी को आगे बढ़ाया। वो घेरा छोटा होता जा रहा था। मुझे समझ आ गया था कि मैंने यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती की है। डर तो लग रहा था, पर मेरे गुरु की दी हुई शिक्षा ने मुझे टूटने नहीं दिया। पकड़ लो इसे, इसकी गर्दन मरोड़ दो। आज इसकी हड्डियों का सूप बनेगा और मांस का जलसा होगा। बहुत दिनों बाद किसी इंसान का खौफ चखने को मिलेगा। मार डालो इसे। काका ने अपनी आंखें बंद की और अपने गुरु का स्मरण किया। उन्होंने अपने कुर्ते की गुप्त जेब से सिद्ध की हुई अभिमंत्रित सूखी जड़ें और कुछ काले दाने निकाले। उन्होंने उन्हें हाथ में पकड़ा नहीं, बल्कि हवा में उछालते हुए मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। जैसे ही मंत्रों की शक्ति गोदाम की गूंज में मिली, पूरा गोदाम कांपने लगा। एयूएम ह्रीं क्लीं अघोर रूपाय शत्रु संहारणाय। काका के मुंह से निकलते हर शब्द के साथ गोदाम के अंदर एक नीली रोशनी फैलने लगी। वो कंकाल जो काका की ओर बढ़ रहे थे, अचानक ठिठक गए। जैसे जैसे मैं मंत्रों का वेग बढ़ाता गया, वो प्रेत सेना धुएं में बदलने लगी। लेकिन वो मुख्य नरभक्षी प्रेत अभी भी खड़ा था। उसकी आंखों में अब भूख की जगह गुस्सा और नफरत थी। उसने एक जोरदार दहाड़ मारी, जिससे गोदाम की छत के कुछ पत्थर नीचे गिर पड़े। तुझे क्या लगता है, इन मामूली लकड़ियों से तू मुझे रोक पाएगा? मैं इस जगह का राजा हूं। 20 साल पहले जो डाकू यहां मरे थे, मैं उनका सरदार हूं। हमने यहाँ के हर कर्मचारी को काटकर इन्हीं दीवारों में चुन दिया था। तू भी इन्हीं का हिस्सा बनेगा। वह प्रेत अचानक हवा में उछला और काका की गर्दन की ओर अपने नुकीले नाखून बढ़ाए। काका ने तुरंत अपनी विद्या का सबसे घातक अस्त्र अग्नि बाण मंत्र पढ़ा। उन्होंने हवा में एक घेरा बनाया जो आग की एक दीवार में बदल गया।
प्रेत जैसे ही उस दीवार से टकराया, उसके शरीर से काले रंग का खून टपकने लगा और वह तड़प उठा। गोपाल काका की कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर थी। अब धीमी होकर रिमझिम फुहारों में बदल चुकी थी। बिजली का कड़कना बंद हो गया था, लेकिन गांव वालों के दिलों की धड़कनें अभी भी तेज थीं। काका ने एक लंबी और गहरी सांस ली, जैसे उस रात का आखिरी बोझ अपने सीने से उतार रहे हों। धमाके के बाद सब कुछ शांत हो गया। मैं वहीं गोदाम के फर्श पर बैठ गया। मेरी पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी। डर और थकान की वजह से मेरी आंखें मूंदने लगी। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक वहां अचेत रहा, लेकिन जब मेरी आंखें खुलीं तो खिड़की की दरारों से सूरज की सुनहरी रोशनी अंदर आ रही थी। काका जब उठे तो उन्होंने देखा कि वह जगह वैसी नहीं थी जैसी रात को दिख रही थी। वह गोदाम अब एक खंडहर बन चुका था। छत गिरी हुई थी, चारों तरफ मकड़ी के जाले थे और पुरानी जंग लगी मशीनें धूल में दबी पड़ी थीं। वहां न कोई बेंच थी, न कोई कमरा। मैं उस खंडहर से बाहर निकला और सीधे अपने दोस्त जोगिंदर के घर पहुंचा। रात भर की घटना से मेरा चेहरा पीला पड़ गया था। मुझे देखते ही जोगिंदर चौंक गया और बोला, अरे गोपाल, तू इस हाल में, और तू आया कहां से है? मैंने उसे रात की पूरी बात बता दी। क्या तू उस पुराने माल गोदाम में रुका था? भगवान का शुक्र मना कि तू जिंदा वापस आ गया। आज से ठीक 5-6 साल पहले वहां एक बहुत बड़ा डाका पड़ा था। डाकुओं ने वहां के गार्डों और मजदूरों को बड़ी बेरहमी से मारकर वहीं जमीन के नीचे दबा दिया था। तब से वह जगह शापित है। जो भी वहां रात को कदम रखता है वह कभी वापस नहीं आता। उन डाकुओं का सरदार भी वहीं पुलिस की गोली से मारा गया था और कहते हैं कि वह मरने के बाद भी उस सोने और सामान का लालच नहीं छोड़ पाया और नरभक्षी प्रेत बन गया। काका को अब समझ आया कि रात को जो मास्टर उन्हें मिला था और जो आदमी उन्हें गोदाम के अंदर ले गया था, वो सब उस प्रेत का बिछाया हुआ माया जाल था। वह जगह इंसानों को भ्रमित करके अपनी ओर खींचती थी ताकि उनकी रूहों को गुलाम बनाया जा सके। अगर उस रात मेरे पास गुरु की दी हुई वो विद्या न होती तो आज मेरा नाम भी उन गुमनाम लोगों की लिस्ट में होता जो उस स्टेशन से गायब हो गए। जोगिंदर ने मुझे बताया कि रेलवे ने भी उस स्टेशन को अब बंद कर दिया है, क्योंकि वहां अक्सर अजीब व गरीब हादसे होने लगे थे। काका की बात खत्म होते ही दुकान में एक गहरा सन्नाटा छा गया। तभी अचानक पास के एक पेड़ पर बैठा एक उल्लू जोर से बोला, जिससे दुकान में बैठे सब लोग डर कर उछल पड़े। मदन ने जल्दी से भगवान का नाम लिया और अपनी दुकान का शटर गिराने की तैयारी करने लगा। काका, आपकी कहानी सुनकर तो आज रात को नींद नहीं आएगी। सच है, लालच और नफरत इंसान को मरने के बाद भी चैन से रहने नहीं देती। रुद्रपुर की वो शाम अब एक खौफनाक याद बन चुकी थी। लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर समूह बनाकर अपने घरों की ओर भागने लगे। गोपाल काका शांत भाव से उठे, अंधेरे रास्ते पर निकल पड़े। आसमान साफ हो चुका था, लेकिन उस वीरान स्टेशन और खौफनाक गोदाम की कहानी आज भी उस गांव की हवाओं में जिंदा है।